हेलो स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती आज आपके सामने 11th NCERT मैथमेटिक्स का सेकंड नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट समुच्चय थ्योरी के बारे में और आगे जानेंगे कि और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे और उससे संबंधित जो कंटेंट हैं वो हम समझेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप 10th के बाद मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहे हैं, मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं, गणित लेके पढ़ रहे हैं, तो आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि अब हम गणित को, मैथ्स को गहराई से डीपली पढ़ने वाले हैं। जब हम डीपली पढ़ने वाले होते हैं तो हमें गणित की हर एक चीज़ की, हर एक कंटेंट के बारे में डीपली ज्ञान होना चाहिए, डीपली नॉलेज होना चाहिए। उस डीपली नॉलेज को जानने के लिए, उसे समझने के लिए हमें किसी भी सेशन को, इससे पहले वाले वीडियो हो या ये वीडियो हो, हमें हर एक को बारीकी से समझना चाहिए और वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। तभी हम मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, जिससे आने वाले सेशनों में आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आप लापरवाही करेंगे, सेशन को आगे बढ़ा के देखेंगे और डीपली जो चीज़ बताने वाले हैं हम वो नहीं समझेंगे, तो आने वाले सेशनों में आपको दिक्कत होगी, मैथ्स समझने में नहीं आएगी और जिससे आपको लगेगा कि मैथ्स बहुत टफ है। क्योंकि 10th के बाद हम जैसे ही 11th में मैथमेटिक्स लेते हैं, 10th तो एक छोटा सा मैथ्स का पार्ट मान लीजिए, इसकी ये भी एक छोटा सा पार्ट है 11th, लेकिन इसमें हम चीज़ों को डीपली समझने लगते हैं, उसके बारे में और गहराई से अध्ययन करने लगते हैं। तो जो सेशन चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है समुच्चय सेट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि यहीं से आपकी मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है 11th की, और एक कॉन्फिडेंस भी देती है कि आपको मैथ्स में कितना आपका इंटरेस्ट है। यदि आप इसको ही अच्छे ढंग से नहीं समझेंगे तो आने वाले टॉपिक्स में या चैप्टरों में आपको दिक्कत जाएगी, जिससे आपका मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा और आप मैथ्स को उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे। 11th में बच्चे बहुत ही लापरवाही करते हैं, सोचते हैं कि 11th है ऐसे ही निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। 11th बेस होता है 12th का। यदि आपको 12th में मैथ्स में दिक्कत ना हो तो आपको 11th के हर एक कंटेंट को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप 12th में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, एक अच्छा नॉलेज गेन कर पाएंगे, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप 12th में अच्छे परसेंट बनाएंगे। परसेंट बनाने बस से कुछ नहीं होता है, हमें उस कंटेंट के बारे में डीपली ज्ञान होना चाहिए, तभी हम आगे वाली क्लासों में, हायर एजुकेशन में अच्छा कर पाएंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले 11th में, इस फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ कंटेंट हैं जो इस एक्सरसाइज से संबंधित हैं, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 करा दी थी, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले कुछ हम उसके कंटेंट को, उस टॉपिक देख लें। तो सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। अब समुच्चय आप जान चुके हो, समुच्चय क्या है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है ना। तो अब इसमें क्या एक संग्रह, क्या एक समुच्चय एम्प्टी मतलब रिक्त हो सकता है? तो हाँ, एक रिक्त संग्रह समुच्चय होता है। ठीक, अब वो कैसे डिफाइन होता है? देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ सेट इनने दे दिए हैं। अब वो कुछ सेट हैं, एक सेट इनने लिखा है। सबसे पहले बुक के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं अपने हिसाब से आपको समझाऊँगा कि कैसे क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि रिक्त समुच्चय होता क्या है, एम्प्टी सेट होता क्या है। मैंने बोला एक स्कूल है, ठीक, स्कूल है। अब ए स्कूल 5th से, चलो 6th क्लास से 10th क्लास तक का है। ऑब्वियसली यहाँ जो स्टूडेंट होंगे वो 10th क्लास तक के होंगे, मतलब 11th 12th नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे एक सेट बोला, मैंने बोला एक समुच्चय है। समुच्चय क्या बोल दिया कि समुच्चय ए। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक, आप समझ चुके होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और टेबुलर या रोस्टर फॉर्म क्या होता है, मतलब समुच्चय निर्माण रूप और सारणीबद्ध रूप क्या होता है। तो मैं यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए, डीपली ज्ञान का मतलब ही था कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, कैसे समझते हैं, है ना। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, एक दो बार या 3 बार देखेंगे तो आपको हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो ये क्या है? एक सेट है।
ठीक है, जिसमें x एलिमेंट है, एक अवयव है, एलिमेंट है, मेंबर है, ऑब्जेक्ट है। अब इस प्रकार डिफाइन है कि x क्या है, x क्या है, x किसी स्कूल में 11th क्लास के छात्रों की संख्या है, तथा यहाँ बोल दिया गया है जो स्कूल है 6 to 10th है। अब बताइए ज़रा आप, अब स्कूल कहाँ से कहाँ है, 6 क्लास से 10th क्लास का है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ बोला गया 11th क्लास के छात्रों की संख्या, तो हमें ये बताइए आप, क्या इस समुच्चय में कोई छात्र यहाँ पे शामिल होगा? नहीं। पर्टिकुलर इस स्कूल की बात चल रही है कि यह स्कूल वो है कि जिसमें केवल कहाँ से कहाँ तक के 6 से लेके 10 तक के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ जो पूछा गया वो कहाँ का पूछा गया है, 11th क्लास के बच्चों की संख्या। अब 11th में आर्ट्स वाले भी हो सकते हैं, कॉमर्स वाले भी हो सकते हैं, साइंस वाले भी हो सकते हैं, है ना, अलग स्ट्रीम वाले भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या इसमें कोई छात्र शामिल है? जब यहाँ पे मैं इसको सारणीबद्ध रूप में बनाऊंगा यही बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं कारण दे सकता हूँ, क्योंकि स्कूल जो है उसमें 6 से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ सेट हमको बोला गया है कि किन छात्रों की, 11th क्लास के 11वीं क्लास के छात्रों की संख्या आता है। ये क्या है, ये क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय। क्या होगा, रिक्त समुच्चय। तो यहाँ से डेफिनेशन बनती है क्या, कि एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा, यहाँ पे एक भी अवयव नहीं है, देखिए एक भी एलिमेंट नहीं है, क्या यहाँ पे एक भी छात्र शामिल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल 10th तक ही है ना, तो एक भी छात्र नहीं होगा, क्योंकि वो क्लास वहाँ पे है ही नहीं। तो जब क्लास नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे वो एक भी नहीं आएंगे, और एक भी स्टूडेंट नहीं आ रहा, मतलब रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन हम लिखेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन बन जाती है क्या, एम्प्टी सेट ना, रिक्त समुच्चय, या एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। ठीक, तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको समझ गए होंगे कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो, मतलब एक भी ना हो, क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, 0 हो, 0 हो, एक भी ना हो, क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो इसको हम डेफिनेशन में फॉर्म में चेंज कर ले जरा, इसको कैसे नोटेशन इसका क्या है, इसको कैसे दर्शाते हैं, कैसे शो करते हैं। तो एक ऐसा समुच्चय, यहाँ लिखेंगे हम, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी, है ना, जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाता है। देखिए अब रिक्त समुच्चय को कैसे शो करते हैं, दर्शाते कैसे हैं, तो इसे फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई, क्या बोलते हैं, फाई। ठीक, इसे फाई अथवा, या एक सिंबल दे दिया अपन को 5, अथवा कुछ इस तरीके से भी, इसमें अपन ये कर लीजिए, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे एक भी एलिमेंट ना लिखें तो ये किसको शो करता है, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट को शो करता है, से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं ना। तो आप समझ गए होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लिया रहा, अब मैं ऐसा बोल दूँ आपको कि मैंने एग्जाम्पल लिया, माना एक समुच्चय है, ठीक, अब इसके अंदर x एलिमेंट है। अब x कैसे डिफाइन है, x 1 से
छोटी प्राकृतिक संख्या है। x क्या है? x 1 से स्मॉलेस्ट, 1 से छोटी नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर, अब आपको एक कब समझ में आएगा? जब आपको नेचुरल नंबर का ज्ञान हो, नॉलेज हो, है ना, आप उसको जानते हो। तो पहले वाली क्लासों में मैंने आपको बताया है, इसलिए हर क्लास, हर बैक क्लास हमें आने वाली क्लास में सपोर्ट करती है ना। 10th क्लास का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा हमें 11th में पढ़ने मिलेगा, और जितना हमने 1 से लेके 10 तक पढ़ा है वो सब हमें 11th में यूज होगा, और ऐसे ही 12th में भी, है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, है ना, प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या 1 से ही तो स्टार्ट होती हैं, एंड सो ऑन। अब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो गई, और इनने क्या बोला है? x की वैल्यू क्या है? 1 से छोटी, मतलब 1 भी नहीं लेना है। तो कहने का मतलब इससे छोटी तो कोई संख्या होती ही नहीं है, और होती भी है तो जीरो प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है, वो होल नंबर्स हो जाते हैं, है ना, पूर्ण संख्या हो जाती है। मतलब x क्या है? तब हम क्या बोलेंगे? चूँकि 1 से छोटी प्राकृतिक संख्याएँ नहीं होती हैं, है ना, 1 से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः हम क्या बोल सकते हैं? इज एन एम्प्टी सेट। ये क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। तो आप समझ गए होंगे कि एक रिक्त समुच्चय क्या होता है, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो रिक्त समुच्चय होते हैं। मैं बोल दूं, एक सेट C है, इसमें x एक एलिमेंट है। x क्या है? x 2 से बड़ा सम अभाज्य संख्या है। देखिए, x 2 से बड़ी इवन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर यदि आप जानते हैं तो प्राइम नंबर में केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है, इवन है ना, मतलब सम संख्या है। एक 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या है ही नहीं प्राइम नंबर्स में, अभाज्य संख्याओं में, जो सम हो। तो सम संख्या और दूसरी है नहीं है, तो इसमें क्या आएंगे? इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, है ना, 7, 11, इस तरीके से बढ़ते हैं। तो केवल 2 एक ऐसी संख्या जो सबसे छोटी भी, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और इवन प्राइम नंबर केवल एक ही है। और यहाँ पे बोला गया है 2 से बड़ा सम अभाज्य संख्या, तो सम तो कोई है ही नहीं इसके बाद। तो कहने का मतलब ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय। इसके बाद हम जानेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। अब परिमित और अपरिमित, इसको जरा इंग्लिश नाम क्या है इसके? फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। अब नाम से समझ में आ रहा, फाइनाइट मतलब जिससे हम काउंट कर सकें, जो काउंटेबल हो। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकें, है ना, जिसे हम बता सकें कि हाँ इतने एलिमेंट इस समुच्चय में होंगे। और इनफाइनाइट का मतलब है क्या? कि हम वहाँ बता नहीं सकते कि कितने होंगे, अनंत हो जाएंगे, है ना, अनंत मतलब। तो देखिए, कुछ मैं यहाँ पे सेट लिख रहा हूँ, या सिंपल सा लिख लें, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। क्या बोलते हिंदी में? परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक, सिंपल सी बात है। जिस सेट में हम अवयवों की संख्या बता सकें, कोई निश्चित संख्या हो कि इतने बाद हमें संख्या मिलेगी, इतने अंक हमें मिलेंगे, या कोई एक निश्चित नंबर हमको मिल जाए, पर्टिकुलर नंबर मिल जाए कि हाँ इतने एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो वो क्या है? फाइनाइट होंगे। और जहाँ हम बता नहीं पाते हैं कि कितने होंगे, अनकाउंटेबल हो जाएं, काउंट ही ना कर पाएँ, आगे बढ़ते जाएं, तो वो क्या होंगे? इनफाइनाइट मतलब अपरिमित।
तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, तब हम बता सकते हैं कि वो इनफाइनाइट हैं कि फाइनाइट हैं। तो देखिए कुछ इसकी डेफिनेशन लिख लें पहले। एक ऐसा समुच्चय, देखिए डेफिनेशन में क्या आएगा, एक ऐसा समुच्चय, ठीक, जो रिक्त हो, जो रिक्त हो मतलब एम्प्टी भी हो, रिक्त हो, या मतलब अथवा रिक्त भी चलेगा, अथवा जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो, निश्चित हो। क्या कहलाएगा, परिमित मतलब फाइनाइट, परिमित समुच्चय कहलाता है। नहीं तो अन्यथा क्या बोल सकते हैं, इसके विपरीत मिले तो अन्यथा क्या कहलाएगा, वो अपरिमित समुच्चय होगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैंने लिखा ए क्या है, एक समुच्चय है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट हैं। बी भी मैंने लिया, इसके अंदर मैंने बोल दिया ए बी सी डी। सी लिया, इसके अंदर मैंने बोला 1 2 3 4 डैश, ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, गिनती नहीं है, एक नंबर फिक्स नहीं है यहाँ पे। इसके बाद मैंने डी लिया, डी मैंने बोला डी एक समुच्चय है, इसमें एक्स, और एक्स क्या है, एक्स विश्व के सभी जानवरों का समुच्चय। अब देखिए जानवर बोला है मैंने ये नहीं बोला कि टॉप 5 या टॉप 10 जानवर हैं, कोई भी जानवर सब शामिल होंगे यहाँ पे। अब मैंने बोला विश्व के सभी जानवरों का समुच्चय, एक ये बोल दिया। एक और मैंने सेट लिया 2 4 6 8 इवन नंबर्स ले लिए। अब यहाँ हमें बताना है कि कौन सा समुच्चय परिमित है, कौन सा अपरिमित। देखिए यहाँ ज़रा देखते हैं, यहाँ तो काउंटेबल है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, ये फाइनाइट है, फाइनाइट बिल्कुल परिमित है। क्या है ये, परिमित है। ये भी क्या काउंटेबल है, ये भी क्या है, फाइनाइट है। अब यहाँ बात करें जरा 1 2 3 4 5, किसी ने 100 तक गिना, 200, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब यहाँ गिनती समाप्त नहीं हो रही है। ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और जो कि अनंत तक चलते जाते हैं, कितना भी काउंट कर लें। तो ये क्या कहलाएगी फिर, इनफाइनाइट, अपरिमित। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ संख्या फिक्स नहीं है। आगे बढ़े, अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। विश्व के सभी जानवरों का समुच्चय, देखिए ये अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है। एक आंकड़ा हम हर एक देश से, भाई विभिन्न देश होंगे, अब एक आंकड़ा हम विभिन्न देशों से ले सकते हैं, यहाँ काउंट कर सकते हैं। एक कोई ना कोई हमें एक नंबर मिल सकता है निश्चित, है ना, कोई एक निश्चित नंबर, 1 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 100 अरब, इस तरीके से बहुत से हमें एक निश्चित आंकड़ा यहाँ मिल सकता है। तो यहाँ गलती होती है, यहाँ बोल देते हैं बच्चे इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट है नहीं है, फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ एक निश्चित नंबर हमें मिल सकता है, एक आंकड़ा हम यहाँ पे दे सकते हैं कि हाँ इतने होंगे, और जब इतने हम बोल सकते हैं तो मतलब फाइनाइट है, काउंटेबल है, निश्चित है। लेकिन यहाँ फिर देखिए ये अनिश्चित है, क्यों, क्योंकि संख्या आगे बढ़ते जाएंगी। तो याद रखिएगा ये क्या है, एक फाइनाइट समुच्चय है, क्योंकि जानवरों को हम काउंट कर सकते हैं। उसके लिए हम बहुत से
एजेंसी है, कुछ भी इस तरीके से, मतलब हम काउंट कर सकते हैं, हर एक विभिन्न देशों से हम पूछ सकते हैं आंकड़े और मिल सकते हैं, मतलब काउंटेबल है, ये काउंट कर सकते हैं। एक निश्चित नंबर हमें मिल सकता है, वो अलग बात है कि कितना बड़ा नंबर मिल रहा है, अरब में मिल रहा है कि खरब में मिल रहा है कि और भी बड़े नंबर में हमको मिल जा रहा है, लेकिन मिल रहा है यहाँ पे एक निश्चित नंबर हमें मिलेगा, नंबर हमें फिक्स मिलेंगे, है ना, काउंटेबल होंगे। लेकिन यहाँ पे संख्या अनकाउंटेबल है, दैट इज़ इनफाइनाइट। आप बात समझ पाए होंगे कि ये क्यों फाइनाइट है, क्योंकि जानवर जितने भी हैं विश्व में वो काउंटेबल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट और फाइनाइट, जहाँ पे संख्याओं को हम काउंट कर सकें, संख्या काउंटेबल हो, एक निश्चित नंबर मिले, भले ही वो कितना अंक गिनने के बाद हमें मिले, क्योंकि एक निश्चित नंबर मिलता है तो हम उसको भी बोलते हैं फाइनाइट। लेकिन अनिश्चित नंबर मिले इनफाइनाइट तरीके से, मतलब हम उसको काउंट करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, कभी भी समाप्त ना हो, दैट इज़ इनफाइनाइट, अपरिमित। ठीक, इसके बाद जो सेट है, इसके बाद इक्वल सेट। ठीक, इक्वल सेट, समान समुच्चय, इक्वल सेट। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल भी दिए हैं आपके यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 6 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको हम कर लेते हैं, कौन से इनफाइनाइट कौन से फाइनाइट हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी बुक में है, NCERT मैथमेटिक्स 11th में। यहाँ पे बोला गया है, कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि बताइए कि निम्न समुच्चय में कौन परिमित हैं और कौन अपरिमित है ना, कौन काउंटेबल हैं कौन अनकाउंटेबल, कहने का मतलब कौन फाइनाइट हैं और कौन इनफाइनाइट। तो पहला इनने लिखा है फर्स्ट, अपन ने इसको ए दे दिए, चलो x। अब x किस प्रकार है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हैं, और x जो किसका चिन्ह है, बिलोंग्स का चिन्ह है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर x कहाँ से लेंगे अपन, नेचुरल नंबर से लेंगे, बिल्कुल ठीक है। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और x माइनस 1 बराबर 0, सॉरी x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल 0। अब यहाँ बताना है कि ये जो सेट है, ये जो समुच्चय है, वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। देखिए पहले हम यहाँ बात कर ले, यहाँ हमको वैल्यू मिलेगी। देखिए x क्या है, नेचुरल नंबर है, n है। अब x के मान हमको यहाँ से निकालने मिले हैं, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 1 और x बराबर 2। तो देखिए हमें केवल x के दो मान मिल रहे हैं, 1 और 2। तो a के अंदर क्या आ जाएंगे, 1 और 2। क्या 1 और 2 नेचुरल नंबर है, हाँ 1 और 2 नेचुरल नंबर हैं। जब 1 और 2 नेचुरल नंबर है, फुलफिल हो रही कंडीशन, और इसको भी फॉलो कर रही है, क्योंकि यहाँ 1 रखने पे 0 मिल रहा है और 2 रखने पे भी 0 मिल रहा है, तो हमने मानते ही से निकाले हैं। और ये क्या काउंटेबल हैं, क्या ये काउंटेबल हैं, हाँ ओनली 2 मेंबर्स हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो ये क्या कहलाएगा फिर, फाइनाइट। क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, इसको मैंने b मान लिया, x सच डेट x, फिर क्या दिया हमको, नेचुरल नंबर, एंड और x स्क्वायर बराबर 4, x स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, x का मान यहाँ से निकालते हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 2, और 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट कौन है, 2। तो ये क्या फाइनाइट है, हाँ फाइनाइट है, एक एलिमेंट मिल रहा है। इसके बाद और भी एग्जाम्पल दिए हैं, अगला एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल 6 का थर्ड। यहाँ बोला गया है कि थर्ड में लिखा है x सच डेट x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एंड और 2x माइनस 1 बराबर 0, इतना दिया है ना, 2x माइनस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लें, इक्वेशन दी अपन को, तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। क्या x बराबर 1/2, 1/2 एक
नेचुरल नंबर है? नहीं, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या तो इसके अंदर इसको मैंने चलो सी मान लिया, तो सी बराबर क्या बचा? कुछ नहीं तो एम्प्टी सेट आएगा। बिल्कुल भाई, इसमें एलिमेंट आ रहा है क्या? नहीं। x के मान हमें क्या बोला गया है? नेचुरल नंबर। और चूंकि x का मान नेचुरल नंबर नहीं है तो कौन सा सेट हो गया? C क्या हो गया? और करके C क्या हो गया? रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। और हमने आपको पहले बताया कि एम्प्टी सेट भी क्या होता है? फाइनाइट होता है। क्या होता है? फाइनाइट होता है, परिमित होता है ना? क्या होता है? परिमित। तो ये भी क्या है? एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि एम्प्टी है। ठीक, तो ऐसे और भी एग्जाम्पल दिए हैं। अगला दिया है कि x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। इसका फोर्थ वाला दिया है, x क्या है? एक नेचुरल नंबर है और x एक अभाज्य संख्या है। एंड x इज प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अब आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखिए, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 पढ़ते जाएंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। जब समाप्त नहीं होंगे तो क्या आ गया? ये अपरिमित। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट। समझ गए होंगे आप? तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल दिए हैं, वो भी आप करिएगा। अब इसके बाद जो टॉपिक है इक्वल सेट है, समान समुच्चय। तो दो सेट, देखिए इक्वल सेट्स का मतलब क्या हो गया कि दो सेट इक्वल कब होंगे? समान कब होंगे? इक्वल सेट्स क्या बोलेंगे? समान समुच्चय। यदि मैंने बोला एक ऐसी लेट कर लिया, लेट मैंने बोला माना कि A और B दो क्या है? समुच्चय है। समुच्चय है। अब A और B इक्वल कब होंगे? समुच्चय है। तब A और B समान मतलब इक्वल, समान समुच्चय होंगे कब? जब A का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट है ना, A का एवरी एलिमेंट मतलब प्रत्येक अवयव B में तथा B का प्रत्येक अवयव A में हो ना। कहने का मतलब जितने एलिमेंट A में हैं वो सारे के सारे कहाँ मिलना चाहिए? वो सारे के सारे हमें B में मिलना चाहिए। दूसरी बात, जितने एलिमेंट B में हैं वो सारे के सारे कहाँ मिलना चाहिए? A में मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला A 1 2 3 तथा B 2 1 3। अब A और B क्या इक्वल होंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे है तो 1 2 3 यहाँ पे भी है, और 2 1 3 यहाँ पे भी है तो 2 1 3 यहाँ पे भी है। दैट इज A इक्वल B। A B क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीधे हम कहाँ पहुँचते हैं? सीधे हम पहुँचते हैं एक्सरसाइज में। ठीक, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही आसान है। यदि आपने इन बातों को समझ लिया होगा अच्छे से तो आप इसको बता भी पाएंगे, है ना। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया है? निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय हैं? निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? देखिए, एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल बताने हैं कि जो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं फर्स्ट वाले में, कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, उसमें कौन एम्प्टी सेट हैं कौन नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। अब हमें ये बताइए, सबसे पहले तो विषम प्राकृतिक संख्याएं, ऑड नेचुरल नंबर,
सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करें। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नेचुरल नंबर, ठीक, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, है ना। कैसे लिख लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ते जाती हैं। अब इनने बोला है कि 2 से भाज्य विषम ऑड, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर था। अब ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 3 5 7 9 11 दैट इज, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो अब इनकी बात नहीं चल रही, बात तो है जो यहीं से, इनको यहाँ से ही उठाया गया है। ऑड नेचुरल नंबर, है ना, विषम प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं। अब इनको बोला गया कि 2 से भाज्य, 2 से भाज्य मतलब हमें ऐसी संख्या बतानी है ऑड नंबर्स में जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। और आप ही जानते हैं, आप सब जानते हैं कि जो विषम संख्याएं होती हैं वो 2 से भाज्य नहीं होती, है ना। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जिसमें 2 से जो 2 से डिवाइड ना हो, जिसमें 2 से भाग ना जाए, वो क्या कहलाती हैं? विषम प्राकृतिक संख्याएं, ऑड नेचुरल नंबर। और यहाँ हमको वही बोला गया है। तो कहने का मतलब जो हमें सेट बोला गया, हमने उसको ए मान लिया x, और x क्या है? 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है। अब 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या तो कोई है ही नहीं, तो कहने का मतलब ए क्या आ गया? ए 5 के इक्वल, 5 मतलब रिक्त समुच्चय के इक्वल आ गया। तो ए क्या कहलाएगा फिर? ए कहलाएगा क्या? रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। ठीक, समझ गए? तो पहला क्या है? एम्प्टी सेट है। दूसरा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, बिल्कुल। अब अभाज्य संख्याएं पता है आपको, अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 7 11 इस तरीके से, है ना। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 दैट इज चलते जाती हैं। अब इनने बोला है कि जो सेट है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तो इसको अपन ने मान लिया ए है। ये क्या है? सम अभाज्य संख्याएं, इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ केवल 2 के अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, लेकिन 2 तो है। तो ए में कितने से आ रहे हैं? कम से कम एक एलिमेंट तो है, और एक एलिमेंट है तो क्या है जे? एम्प्टी तो नहीं है, तो ए रिक्त समुच्चय नहीं है। आगे बात समझ में आपको? अगर यदि इसमें एक भी एलिमेंट है मतलब वो रिक्त नहीं है। हाँ, एक भी एलिमेंट ना हो तब रिक्त कहलाएगा। तो इसके अलावा और क्वेश्चन दिए हैं। इसका थर्ड, x सच डेट, x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। एक और सेट दिया, मान लो उसको मैंने b बोल दिया। अब x सच डेट, x इस प्रकार है, x क्या लिखा इसने? x एक प्राकृतिक संख्या, सॉरी x एक प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर है, संख्या है। अब x के मान 5 से छोटे तथा साथ ही x के मान 7 से बड़े। एक कंडीशन बोल रहा है x के मान 5 से छोटे। देखिए x के मान 5 से छोटे होने चाहिए, तो 5 से 4 3 2 और 1 ये कहलाएंगे लेस देन 5, और 7 से बड़े तो 8। तो यहाँ दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, एक बार छोटे बोल रहा है, एक बार बड़े बोल रहा है। तो और 7 से बड़े मतलब 8, तो 7 से बड़े तो 1 2 3 4 भी नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है 7 से बड़े। लेकिन यहाँ बोल दिया है 5 से छोटे, तो 7 के बाद 8 9 10 भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी ऐसा कोई समुच्चय नहीं होगा। ठीक, जब ऐसा कोई समुच्चय नहीं होगा मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे नंबर है ही नहीं जो 5 से भी छोटे हों और 7 से भी बड़े हों।
कोई नंबर है ऐसा क्या जो 5 से छोटे हों 7 से बड़े हों? नहीं, है ना, ये बात तो गलत हो गई। तो कहने का मतलब बी क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा रिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है वाई सच डैट वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए उभयनिष्ठ मतलब क्या है? कॉमन पॉइंट। अब आपने इससे पहले वाली क्लासों में मतलब 9th 10th इससे पहले 8 7 में समांतर पैरेलल लाइंस पढ़ी होंगी, समांतर रेखाएं पढ़ी होंगी। ठीक, क्वेश्चन दे दिया गया है वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक, उभयनिष्ठ बिंदु है। अब उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। कहने का मतलब दो, मैंने बोला चलो 2 बच्चे हैं। ठीक, मैंने बोला ये 2 बच्चे हैं, दोनों 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, दोनों 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। ये भी 11th का है और ये भी 11th का है और दोनों मैथ्स स्ट्रीम के हैं, दोनों मैथ्स भी है। तो यहाँ इनकी मैथ्स की जो बुक होगी, क्या वो कॉमन होगी? मैथ्स बुक की, हाँ कॉमन होगी, उभयनिष्ठ होगी। कहने का मतलब दोनों के पास है, तो मैथ्स की बुक जो इसके पास है वही इसके पास होगी। तो ये क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ कॉमन। ठीक, अब यहाँ बोला गया है मतलब जो उभयनिष्ठ होता है वो दोनों के पास होना चाहिए, है ना, कॉमन की बात चलती है। तो मैंने बोला यहाँ बोला गया है 2 समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, है ना, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो उभयनिष्ठ बिंदु होने की बात ही नहीं है। उभयनिष्ठ बिंदु कब होगा? जब एक दूसरे को काटें, किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी तब तो कॉमन पॉइंट मिलेगा ना। अब इस तरीके से आगे बढ़ते जा रही हैं, ये भी आगे बढ़े और एक कितना भी इनको आगे बढ़ा लिया जाए, ये कभी एक दूसरे को उभयनिष्ठ मतलब काटेंगी नहीं। जब काटेंगी नहीं तो क्या होगा? हमें कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। हमें कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो कहने का मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट आएगा। जब कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, और जब आएगा ही नहीं तो क्या, इसको मैंने मान लिया, मान लो सी या डी कुछ भी मान लें आप, जो ये सेट बनने वाला है वो क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा, है ना। तो क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। और ऐसे ही आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन से समुच्चय परिमित और अपरिमित, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो देखिए पहला क्वेश्चन, वर्ष के महीनों का समुच्चय, मंथ। एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, काउंटेबल हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहला तो परिमित है क्योंकि जनवरी से लेके दिसंबर तक काउंटेबल है, काउंट कर पा रहे हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक, तो पहला क्या है? परिमित हो गया। दूसरा क्या बोला गया है? 1 से लेके 100 तक। देखिए 1 से लेके 100 तक के एलिमेंट, 1 से लेके 100 तक के एलिमेंट हैं। यदि इसको और आगे ऐसे बढ़ाते और यहाँ मैं ऐसा इस तरीके से करता, मतलब ये आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्हें रोक दिया है। और जब ये रोक दिया है तो कहने का मतलब कितने एलिमेंट हैं? केवल 100 एलिमेंट यहाँ पे हैं। काउंटेबल है, बिल्कुल काउंटेबल है। देख पा रहे एक नंबर है निश्चित, यहाँ 100 पे ख़त्म, तो ये भी क्या कहलाएगा? परिमित कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। ठीक, अगला दिया है हमें, अगला क्या दिया है? सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 था, सेकंड वाला देख ले पहले। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। सेकंड वाला क्या बोला गया है? 1 से 2 3 डैश आगे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप जानते हैं क्या है? नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है तो अनंत तक जाएंगे तो क्या कहलाएंगे जी? अपरिमित, मतलब इनफाइनाइट सेट्स होंगे। ठीक, 3 करा दिया। 4th में देखते हैं, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय है पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सॉरी हाँ, पॉजिटिव धन पूर्णांकों का समुच्चय, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं?
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब पॉजिटिव किससे बड़े और 100 से बड़े, तो ऑब्वियसली 100 से बड़े पॉजिटिव 101, 102, 103 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे 101, 102, 103 दैट कोई सीमा नहीं है ना, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये क्या कहलाएगा फिर, ये कहलाएगा क्या, इनफाइनाइट, अपरिमित। क्यों? क्योंकि इसके आगे जितने भी नंबर आएंगे सब आ जाएंगे और हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कितने नंबर आएंगे, हम गिनते जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे, इसलिए क्या कहलाएगा जी, इनफाइनाइट सेट। तो नंबर 4 क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। अब 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय बिल्कुल बन जाएंगे। 99 से छोटे तो क्या होगा जी, परिमित, क्योंकि 99 से छोटे बोला, 99 से, तो 2 से स्टार्ट है, आगे बढ़ते जाएंगे। 97, हाँ 97 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो काउंटेबल है, हाँ काउंटेबल है, तो क्या कहलाएंगे, 5वां वाला परिमित। तो 1 पहला, तीसरा और 5वां एक क्या है, परिमित है, दूसरा और चौथा क्या है, अपरिमित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें बताना है कि कौन से परिमित है, कौन से अपरिमित है। तो मैं डायरेक्टली आपको बुक से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए x अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं आएंगी, है ना, आपको अक्ष पता होंगी, है ना, आपको अक्ष पता होंगी। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो ये कहलाती x अक्ष, इसको बोलते हैं क्या, y अक्ष, और ऐसे आगे बढ़ जाती है। अब इसके समांतर तो यहाँ पे भी आएंगी, यहाँ बहुत सारी रेखाएं आएंगी, देखिए आप हर एक बिंदु पे आएंगी, तो कितनी सारी हैं, बहुत सारी, काउंटेबल नहीं है। तो कहने का मतलब पहला क्या कहलाएगा, अपरिमित। सेकंड क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26, काउंटेबल हैं, और काउंटेबल हैं तो परिमित। अगला क्या है इसमें क्वेश्चन, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। देखिए 5 के गुणज, 5 के मल्टीपल, मतलब जो 5 से कट जाएं। गुणज और गुणनखंड दोनों में बहुत अंतर, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल्स और गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। ठीक, गुणज का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या से कट जाएं। गुणज का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं, जैसे मैंने बोला 5 के गुणज, तो ऐसी संख्याएं जो 5 से कट जाएं, मतलब 5 से 10 भी कटेगा, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये सब कट जाएंगी। और गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दें, जे कट जाएं और एक काट दें, इनको बोलते हैं मल्टीपल्स, इनको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है दी गई संख्या, ऐसी संख्याएं जो गिवन दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दें। तो कौन कौन सी काटेंगी, 1 और 5, तो ये काउंटेबल है, हाँ 2 बस आ रहे हैं। तो फैक्टर काउंटेबल हो सकते हैं लेकिन गुणज अनकाउंटेबल ही होंगे, है ना, क्योंकि क्या क्या आ जाएंगे 5 से कटने में, 5 से 10, 5 भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे जो कि अनकाउंटेबल है। दैट इज थर्ड क्या कहलाएगा, अपरिमित, है ना, 5, 10, 15, 5 का पहाड़ा से बढ़ते जाओ जितना चाहो उतना। अगला क्या है,
पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखिए मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि पृथ्वी में रहने वाले जानवरों का समुच्चय, एक नंबर हमको मिल सकता है। अब वो नंबर कितना बड़ा हो ये ज़रूरी नहीं है, पर मिल सकता है। एक नंबर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, कि अरब में जानवर हैं कि खरब में है कि कितने खरब पता नहीं, लेकिन एक नंबर हमें मिलेगा। निश्चित नंबर जब मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? परिमित। क्यों? क्योंकि कुछ समय में हम उनको काउंट कर सकते हैं, काउंट बिल्कुल कर सकते हैं, दैट इज परिमित कहलाएगा। ठीक, अगला क्या है? मूल बिंदु से जाने वाले, मूल बिंदु से जाने वाले, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखिए ये हमने मान लिया कि ये क्या है? मूल बिंदु 0 0। अब एक यहाँ नंबर है तो यहाँ से इतनी मैंने क्या ली? रेडियस, और एक वृत्त बना दिया, यहाँ रख के एक और बना दिया, ऐसे बनाते गए। तो देखिए वृत्त जा तो रहा है मूल बिंदु से, ये और कितने जा रहे हैं? बहुत सारे जा रहे हैं, बहुत सारे। ऐसे बनाते जाइए, हर एक बिंदु पे हमको मिल सकते हैं इस तरीके से। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ इसको काउंट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब क्या है? ये अपरिमित है। क्या है? अपरिमित है। तो क्वेश्चन नंबर 3, पहला अपरिमित, दूसरा परिमित, फिर अपरिमित, फिर परिमित, देन अगेन से अपरिमित। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? बतलाइए कि A बराबर B, मतलब इक्वल सेट की बात करने हमें। इक्वल सेट कौन कौन से इक्वल सेट हैं, कौन कौन से इक्वल सेट नहीं हैं। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन आप समझते हैं कि यदि 2 सेट दिए हैं और पहले वाले सेट के प्रत्येक हर एक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट सेकंड वाले सेट में मिले, और सेकंड वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट हमें कहाँ मिले? फर्स्ट वाले में मिले। तो पहला क्वेश्चन दिया है, ए गिवन है, इसमें है ABCD, ABCD, और इसमें बी भी हमें दिया है। 2 सेट दिए होंगे हर बार, तो DCBA। चलो देखते हैं ए के एलिमेंट देखते हैं। ए में क्या? ए है तो ए बी में भी है, बिल्कुल। बी यहाँ पे है तो बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे है तो डी यहाँ पे भी है। ऐसे इसका हर एक एलिमेंट यहाँ पे है, हाँ है। और जब दोनों एलिमेंट, दोनों समुच्चय के एलिमेंट एक दूसरे के अंदर हैं पूरे पूरे, तो बोल देंगे ए बराबर बी, इक्वल सेट है। सेकंड वाला 4 8 12 16, ए दिया है 4 8 12 16, और बी दिया है 8 4 16 18। हमने देखा 4 यहाँ पे है, बिल्कुल है, 8 यहाँ पे है, बिल्कुल है, लेकिन 12 यहाँ पे है, तो आगे चेक ही नहीं करना है, क्योंकि जो 12 है इज नॉट बिलोंग टू बी। बिल्कुल, हमें केवल पूछा गया है इक्वल हैं कि नहीं, तो हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 12 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है, ऐसा अवयव मिल गया है जो बी में नहीं है। अतः हम क्या बोलेंगे? ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन इसका 2 4 6 8 10, यस, और बी दिया है एक्स सच डेट, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, एक्स सच डेट एक्स सम धन पूर्णांक और है, और क्या बोला गया? एक्स इक्वल एन लेस देन 10। देखिए ज़रा, पहले इस बात को समझ रहे हम। ए क्या कह रहा है? बी क्या कह रहा है कि x एलिमेंट हैं, किस प्रकार के हैं कि सम धन पूर्णांक, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, सम धन पूर्णांक हैं। हम जानते हैं सम धन पूर्णांक क्या होते हैं? 2 4 6 8 10 12 ऐसे होते हैं। 0 देखिए, 0 को हम अभी इसमें शामिल नहीं करते, तो यहाँ पे कौन? 10 के बराबर और उससे छोटे, 10 के बराबर, तो देखिए 2 भी आएगा,
4, 6, 8 और 10 भी आएगा, क्योंकि बोला क्या है इसके बराबर और इससे छोटे, मतलब 10 से बड़े नहीं आएंगे। तो क्या दोनों इक्वल हैं? हाँ इक्वल हैं, तो A बराबर B ना, A बराबर B। जो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। जो पूर्णांक होते हैं इसमें नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, है ना। 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो 1 से लेके यहाँ से होते हैं पॉजिटिव और यहाँ से होते हैं -1, -2 से नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ से अपन को पॉजिटिव इवन बोला गया है, दैट इज़ A = B। हम बोल सकते हैं कि हाँ A और B आपस में इक्वल हैं, ठीक। अगला क्या है इसमें? अगला बोला गया है x, A दिया है x 10 का एक गुणज है, x सच डेट x 10 का गुणज है, ठीक। और b जो है 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे आगे बढ़ रहा है। अब बात ज़रा समझिएगा, यहाँ जो मल्टीपल आएंगे वो 10 के गुणज होंगे, मतलब 10 के पहाड़े में आने वाले। तो यहाँ पे आएगा 10, 20, 30 ऐसे। लेकिन ज़रा यहाँ देखिए, इसके सारे के सारे एलिमेंट हमको यहाँ मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 10 भी यहाँ पे है, 20 भी यहाँ पे है, 30 भी यहाँ पे है। लेकिन B के एलिमेंट, जैसे 15 की ही बात कर लें, क्या वो A में है? नहीं है। क्या A में है? नहीं है। 25 है? 25 भी नहीं है। तो कहने का मतलब A के एलिमेंट तो B में मिल रहे हैं, लेकिन B के एलिमेंट A में नहीं मिल रहा। मैंने पहले ही बताया है कि दोनों के एलिमेंट एक दूसरे के सेट में, एक दूसरे समुच्चय में होना चाहिए। तो A तो पूरा का पूरा B में समा रहा है, लेकिन B पूरा का पूरा A में समा नहीं रहा है, इसलिए क्या है? A इज नॉट इक्वल टू B। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का मैं सिंगल क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, है ना। हमें क्या करना, पहले क्वेश्चन में आप पे छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 सेट दिए, एक A सेट दिया है 2, 3 दिए हैं, और एक B दिया है। इसमें एक हमें समीकरण इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन को आप सॉल्व करना है। यदि दोनों के एलिमेंट सेम मिल जाएं तो बोलेंगे हाँ ये इक्वल्स हैं, और नहीं तो आप बोल देना कि इक्वल नहीं है, समान युग्म नहीं है। सेकंड वाले में क्या है? ये फर्स्ट हो गया। आपको यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, वो उसके आंसर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक वर्ग समीकरण है, 2 आंसर आएंगे, x के 2 मान आएंगे। यदि सेम आ जाते हैं तो बोल देना इक्वल है, नहीं तो नहीं है। अगला क्या है? x A दिया है सच डेट x क्या है? एक वर्ड दिया है, शब्द फॉलो, इसका एक अक्षर है। तो भाई अक्षर है तो कौन कौन से आएंगे? मैं इसको सीधे ये रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो F आएगा, O आएगा, L आएगा और W आएगा। देखिए मैं आपको पहले बताया था कि यदि 2 अक्षर एक साथ आ रहे हैं तो उसको हम सिंगल टाइम लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक। आ गए। अब B क्या है? B जो है उसमें बाय, और बाय एक शब्द हमको दिया गया है, क्या? वॉल्व, इससे लिया गया है, ठीक। स्मॉल ले ले, कैपिटल ले ले, वो आपके ऊपर है। इनने कैपिटल ले तो कैपिटल ले, तो कोई दिक्कत नहीं, W कैपिटल मान लो, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा इसका? ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो क्या आएगा? W आएगा, O आएगा, L आएगा, F आएगा। क्या दोनों इक्वल हैं? F यहाँ पे भी है, O यहाँ पे भी है, W यहाँ पे L, तो दोनों क्या हैं? दैट इज़ A = B, ठीक। तो ये दोनों क्या हैं? बराबर। 6 में भी क्या है? कुछ इस तरीके से हमें बताना है।
हमें बहुत से सेट दिए गए हैं ए बी सी डी करके, हमें बताना है कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं। ठीक, तो ए के बराबर कौन सा मिल रहा है हमें, ए के बराबर मिल रहा है ए में 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 किसी में नहीं है, तो ए के बराबर कोई है ही नहीं है। बी के बराबर, बी क्या है 1 2 3 4, तो बी के बराबर कौन सा आएगा डी, है ना, क्योंकि उसमें 3 1 4 है। इस तरीके से आप और भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ई के बराबर कौन सा आएगा, ई के बराबर आएगा जी। ठीक, और फिर बाकी और भी इक्वल सेट नहीं है। तो ये था 1.2 चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.2। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले वीडियो आपने देखे होंगे, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ, तो वो उन पे भी जाइए, देखिए क्या कैसे मैंने उनको समझाया है, क्या टॉपिक बताए हैं, क्या कंटेंट बताए हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है ये क्लासें आने वाले सेशनों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।